सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। साल के पहले रोज़ 2024 के पहले शो में खुश आमदीद। हमारी तरफ से तमाम नाजरीन को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। और आज प्रोग्राम का आगाज़ इस शेर के साथ, इस दुआ के साथ मैं करूंगी कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। तो नाज़रीन, कैलेंडर पर साल का एक और हिस्सा बदल चुका है और माहो साल का ये उलट फेर वैसे तो मामूल की कार्रवाई है, फिर भी हर नए दिन पर जिस तरह एक नई उम्मीद जन्म लेती है, उसी तरह हर नए साल पर उम्मीदों का एक नया कहने के सिलसिला शुरू हो जाता है। और पाकिस्तानियों के लिए वैसे भी जो नया साल है, साल नौ, उम्मीदें नौ लेकर आया है कि इंतखाबात के बाद कायम होने वाली जो हुकूमत होगी वो आवाम के दुख दर्द का मदावा करेगी, मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम नाफिज किया जाएगा, रोज़गार के मौके पैदा करेगी, महंगाई से निजात दिलवाएगी, सबसे बढ़कर मईशत की बेहतरी के लिए मौसर पॉलिसीज़ बनाएगी। लेकिन ये सब सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही ज़ाती मुफाद से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ मुफाद आमा में फैसले करें, क्योंकि ये मुल्क अब मज़ीद तनकीद बराए तनकीद, सियासी इख्तलाफात, आपस की रंजिशों का जो मुतहमिल नहीं हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल हालात ये बताते हैं कि इलेक्शन में 2 महीने से भी कम अरसा रह गया और ताहाल किसी जो सियासी जमात है, सियासी जमातों की लफ्ज़ा गोलाबारी वो थमने का नाम नहीं ले रही। लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है, एक ईंट मारता है, दूसरा जवाब पत्थर से देता है। अपने मंशूर अवामी मसाइल से ज़्यादा फोकस मुखालफिन पर ये कर रहे हैं। और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा था तारड़ साहब, मैं उनको सुन रही थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने यहाँ तक कि आज इनमें हौसला कहाँ से आ गया है कि शहर लाहौर का ये रुख कर रहे हैं। कराची में कौन सी दूध शहद की नहरें बहा दी थी या तरक्याती काम कर लिए थे जो लाहौर से इलेक्शन लड़ने आ गए हैं। किस तरह उन्होंने बिलावल साहब पे तनकीद की, ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम, सुनिएगा नाज़रीन। जी, तो सुना आपने कि कैसे तनकीद की जा रही है। उस तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी भी कहाँ खामोश रहने वाली थी, तो जवाबन पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि अता तारड़ गखड़ मंडी से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी की जानिब से उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया। अच्छा साहब वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब अता तारड़ को टिकट देना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुखालफत की, जिसके बाद तारड़ साहब को लाहौर से बिलावल के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। और तारड़ साहब अपनी पार्टी की जानिब से टिकट ना मिलने का गुस्सा बिलावल भुट्टो पर तनकीद करके निकालना चाहते हैं। अच्छा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात तक अब यही इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अहम बात यह है कि इंतखाबात के बाद तमाम सियासी जमातें कोई मेचोरिटी का सबूत देंगी और अपने तमाम तर जो आपस के इख्तलाफात हैं क्या वाकई पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ मुल्की मसाइल पर फोकस करेंगी। अच्छा, दूसरी जानिब ताहयात नाअहली केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है, जो कल 11:30 बजे केस की समाअत करेगा, ये अहम केस। और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ भी तहरीक इंसाफ की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। 3 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं ज़रा तारुफ करवा दूँ, IPP के सीनियर रहनुमा इसाक खान खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर कानून हसन रज़ा पाशा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा हसन रज़ा पाशा साहब से शुरू करना चाहूँगी। पाशा साहब, ये क्या समझ आ रही है तहरीक इंसाफ साहब इदारों पर बड़ी खुलकर तनकीद करती है और ख़ासतौर पर अदलिया के खिलाफ प्रोपोगेंडे में बड़ी आगे है, ऐसा एक तासुर जार है, और लेकिन वकला जब उनको पेश होना होता है उनका पता नहीं होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, वो पेश नहीं होते हैं, क्या वजह है, सीरियसनेस की कमी क्यों है? देखें, एक चीज़ वाकई कमी बुरी तरह महसूस हो रही है कि जब लीडरशिप और जो असल लीडरशिप है वो मौजूद ना हो तो फिर बहुत सारे लीडर सर उठा लेते हैं। और यहाँ भी हमें देखा कि ग्रुपिंग वकला के जो विंग्स हैं मुख्तलिफ, उनमें भी ग्रुपिंग है और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के वो मानी चेयरमैन साहब को भी रिपोर्टें देते हैं और बाहर निकल के हर एक की अपनी अपनी आवाज़ होती है। एक जिस तरह यक ज़ुबान होना चाहिए था, एक आवाज़ होना चाहिए था, वो कमी भरल महसूस की जा रही है। और आज ये भी देखने में आया कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी अहम हियरिंग थी, वक्फे से पहले पेश हुए वकील साहब और उन्होंने बात की। बाद में जब उस बेंच ने ये कहा कि
वक्फे के बाद बैठेंगे, तो फिर वो नहीं पेश हुए। पता नहीं अब रीजन क्या थी, अब हमें तो नहीं पता कि नॉन सीरियस मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई शायद और किसी और जगह पे मसरूफियत हो गई हो। लेकिन सबसे अहम मसरूफियत उनकी सर इससे ज्यादा मसरूफियत कहाँ हो गई होगी, मतलब उनको वहीं पर होना चाहिए था। मुल्क के आला तरीन जो बेंच है उस पे उनकी मौजूदगी बहरहाल होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि वो शायद उन्होंने इसको इतना अहम ना समझा हो। बहरहाल बेंच नंबर 1 में उनका होना जरूरी था। ठीक है जी। अच्छा मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। क्या वजह है सर, शोएब शाहीन साहब को उस टाइम पे कौन सा ऐसा काम याद आ गया? तो सोशल मीडिया चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रहे थे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वक्फे के बाद आपको सुनते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो फिर देखते रह गए कि शोएब शाहीन साहब किधर हैं, शोएब शाहीन साहब को भूल गया वहाँ जाना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। बजाय इसके कि मैं अपनी कोई राय दूं और वो राय गलत हो, उससे बेहतर ये है कि अगर आप शोएब शाहीन साहब को फ़ोन कर लें, उनसे पूछ लें कि वो क्या कर रहे थे, तो दैट वुड बी मच ईजियर एंड बेटर वे, रादर देन हम लोग कोई कहें कि जी वो इधर वो ये कर रहे थे, वो करे फलाना। ही विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या था, क्या वजह नहीं थी। ठीक है, बाद दफ़ा कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, वी डोंट नो, सो लेट्स सी अबाउट दैट थिंग। और बाद दफ़ा जेन्युइनली इंसान के बाकी बातों में लगा होता है और उससे वो टाइम का वो टाइम फ्रेम नहीं पूरा होता, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि थोड़ा सा शायद विजिलेंट होना चाहिए था, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जैसे हसन साहब ने कहा है वो किसी हद तक है और होता है। जब आपको अचानक आपकी सारी लीडरशिप को बंद कर दिया जाता है, अचानक जिस तरीके से ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने सारे लोगों के ऊपर 3 MPOs और लोगों को बेलें मिल गई हैं, 2-2, 3-3, 4 जगह से मिली हुई हैं, लेकिन उनको फिर बंद कर देते हैं। अगर शाह साहब बाहर होते तो प्रॉब्ली इतना प्रॉब्लम ना होता, लेकिन ये जानबूझकर ये सारा पीटीआई के साथ किया जा रहा है कि उनको पता होता है कि जब आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं होगी तो पीछे कहीं ना कहीं तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ इट्स नथिंग बट नेचुरल। हैविंग सेड दैट थिंग, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1, 2, 3, 4 लोग बाहर निकल के और जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बीच में कोहेजन ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होनी चाहिए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। उसकी वजह ये कि अगर सर वेरी वेल क्या शोएब शाहीन साहब की एग्जांपल ले लेते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, देखिए ना, मैं रिएक्शन से, मैं आपके रिएक्शन से पता चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो कितना अच्छा है। अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत से 10 सेकंड्स दे दीजिएगा, क्योंकि फिर आगे निकल जाती है बात, तो फिर वो पीछे वाला पॉइंट रह जाता है। आप सीरियसनेस का अंदाज़ा, या कह रहे हैं बहुत बेहतरीन काम करें शोएब शाहीन साहब, उनको सोशल मीडिया चैनल्स को या कैमरे पे जाने का इतना शौक था कि वहां पे वो पेश नहीं हो सके, उनको याद नहीं रहा, ये सीरियसनेस है। देखिए मैंने कहा है कि मुझे नहीं मालूम, ये उनसे पूछ ले, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, देखिए इस वक्त अगर इलेक्शन कमीशन ये नोटिफिकेशन निकालता है कि कोई चैनल अपना प्राइवेट सर्वे नहीं करेगा, दूसरे लफ्ज़ों में वो अपने हलके में, मुख्तलिफ हलकों में लोगों की पल्स को नहीं वो बताएगा टीवी चैनल पे, तो हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। दिस शोज़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिवियर डेंट डाल रही है हर एक के लिए, और उनसे ये हो जाता है कि लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि तहरीक इंसाफ एक मुतहर्रिक और पावर टू बी रेकन विद वो है, तो इस वजह से लोग डरना शुरू हो जाते हैं। जब मुझे पता चलता है कि वहाँ पे इतने बड़े बड़े जलसे हो गए और वहाँ पे जिस तरीके से इंतज़ामिया उनको हैंडल कर रही है हाई हैंडेडनेस के लिहाज से, मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रही है। हाँ, कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो हो जाती है। जब आप ये याद रखें, अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें, जब सिपह सालार दरमियान में नहीं होता तो उसमें हलचल मच जाती होती है, अक्सर मच जाती होती है, हर जगह पे हो जाती है। आप जितनी भी जंगें देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे ओहद में जब जख्मी हुए थे, लोगों के दरमियान में एक बहुत बेचैनी पैदा हो गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। उस लिहाज से बाकी हिस्ट्री देख लें, जहाँ पे नेपोलियन को जब वाटरलू के मुकाम पे उसको सर एक मिनट ठहरे, मैंने साख साहब पे भी जाना है, लेकिन आपके पॉइंट पे जरा मेरा भी पॉइंट सुन लीजिएगा। इस तरह तो फिर नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी मुश्किल टाइम देखा होगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम को आप याद कर लें तो उनकी पार्टी क्या बिखर गई थी, नहीं, हो गई थी। एक मिनट है, नहीं, वो सियासी पार्टियां हैं ना, आज भी
खड़ी हुई हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करी, किसी के खिलाफ बात नहीं करी जी, मैं जवाब एक फैक्ट बेस्ड बात कर रही हूँ। पीपल्स पार्टी मजबूत रही, क्या पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां नहीं दी? बेनजीर सबने दी है, देखिए सबने। और सॉरी टू से पीटीआई कुर्बानी क्या दे रही, कोई बात ऑन नहीं करता था। आपके लोगों ने, सर आपके लोगों ने बैठ के, परवेज खट्टक साहब ने मुझे इंटरव्यू में बैठ के बात बोली, आपके सीनियर और भी मैं सियासतदानों के नाम ले रही हूँ, पीटीआई में बड़े करीब रहे थे आपके लीडर के, उनका ही कहना था कि वो सुनते नहीं थे किसी की बात। अच्छा, फर्स्ट उनको मिसगाइड करना बड़ा आसान था। डॉक्टर साहब, जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर बेनजीर साहिबा अंदर थी तो उनके साथ बाकी के जो फर्स्ट ईयर या उनके फौरन साथ के लोग थे वो सारे बाहर थे। अगर मियां नवाज शरीफ नहीं थे तो उनके साथ शायद खाकान अब्बासी, जो उनके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, अभी वो मुल्क से बाहर नहीं गए थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उनके जो प्रेसिडेंट है मियां शहबाज शरीफ वो उधर ही थे और वो फाल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप में क्या है, इमरान खान से लेके जितने भी फेडरल मिनिस्टर थे, जितने भी उनके साथ थे, वो सारे के सारे तो आपने हटा दिए हैं, तो पीछे रह के गया, एकदम वैक्यूम आया है। इसका असर आता है। अगर आप तो हट गए ना, क्या चीज, किसी ने कहा मैं सियासत छोड़, किसी ने कहा मैं पार्टी छोड़ूं, खुद अपने फैसले थे। देखिए जिन लोगों ने सियासत छोड़नी थी या जिन लोगों ने पार्टी बदल दी है, मुझे सिर्फ इजाजत है इसाक खाकवानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं आपकी तरफ फिर आती हूँ। इसाक खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने इंतजार भी किया, जरा ये लंबी होगी गुफ्तगू। सर आपकी पार्टी नई है लेकिन सियासतदान पुराने, और आप एक पुराने सियासतदान हैं, पुराना चेहरा है, लेकिन लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि आप नया ऐसा क्या लेकर आएंगे कि आईपीपी पर भरोसा किया जाए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को वोट दिया जाए। आपका मंशूर इस हवाले से कुछ शेयर कीजिएगा अपने देखने वालों के साथ। जी वालेकुम सलाम बीबी, मेहरबानी। मैं आपको जरा जो आप पहले डिस्कशन हो रहा है ना, उसमें एक दो चीजें मैं अर्ज कर दूं। अव्वल तो ये टीवी जो लोग हैं और टीवी के मालकान हैं, इनका किसी न किसी से ताल्लुक और रुझान होता है, लिहाजा इनको तो एक सर्वे नहीं कराने चाहिए। एक तो ये है मेरे ख्याल में। दूसरा ये है, ठीक है, ये आपको लगता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यानी आपका पॉइंट ये है खाकवानी साहब के जो सर्वे करवाए जाते हैं वो डोंट अलाउ मी टू, इफ यू, अगर देखें, अगर आपने मुझे अलाउ नहीं करना पूरी बात करने तो ठीक है जी 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 प्लीज। नंबर वन, मेरे एक गुजारिश है, मैं सुन लें। दूसरी, यहाँ पर एक दो टीवी वाले नजूमियों को भी बुला रहे हैं। नजूमी जो हैं, आपको पता है इल्म नजूम कितना एक यहाँ पर पाकिस्तान में फाल है या नहीं है, उसके अंदर नजूमी बैठे होते हैं, वो किसी के हक में किसी के खिलाफ हो जाते हैं। ये भी एक नाज़ेब बात है। तीसरी चीज, आज एक फैफन ने बड़ा जबरदस्त किस्म का अपना तजिया पेश किया है कि जी 2008 में, 2013 में और 2018 में क्या परसेंटेज ऑफ अपना नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए, वो 2-3% उन सब का आपस में फ़र्क है। तो 10 से लेकर और 14 तक गया है वो, तो 2% का ये फ़र्क है। एक तो ये एक इदारा है जो कि बड़ा उसकी इज़्ज़त है फैफन वालों की, और वो उन्होंने ये निकाला है। तो लिहाजा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन और ये चीज़ें हो रही हैं, सब के सब एक अपील में जाएंगे, और वो अपीलें जो हैं हाई कोर्ट के जजेस हैं वो सुनेंगे, और इंशाल्लाह ये चीज़ें मेरे ख्याल में मंतकी पहुंच जाएगी। और आखिरी बात ये है कि ये चीज़ बिल्कुल आया है कि कई जगहों पर लोगों के साथ ज़्यादती की गई है, उनके कागजात को वो सही अपना वो नहीं किया गया, पेश करने का मौका नहीं दिया गया, और लोगों के साथ कई जगहों पर ये चीज़ देखने में आई है, मुशाहिदा है, अखबारों ने लिखा है, लोगों ने भी देखा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे इलेक्शन का अगला जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर एक अबहम पैदा हो सकता है, और वो फिर आपको एक बजाय कि इलेक्शन रिज़ल्ट जो है वो लोगों के आने के बाद मुस्तहकम हुकूमत चलनी चाहिए। यहाँ अगर झगड़े के साथ वो चलेगा तो वो इलेक्शन के अंदर इतना वसाइल भी इस्तेमाल हुए, इतना मौका भी मिला, 5 साल के बाद काम भी किया, और रिजल्ट ये आया कि लोगों ने इलेक्शन ना माना। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरी ये 3-4 गुजारिशात हैं। अब मैं आप इस पे जो बात करनी है मैं हाजिर हूँ सवाल के जवाब देने के।
ठीक है, मैं सिर्फ आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करी थी। आपने कहा कि टीवी चैनल्स पर ये जो सर्वेज हैं ये नहीं होने चाहिए। बहरहाल अब ये शायद नहीं होंगे। और नजूमियों के हवाले से जो आपने बात की, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि नजूमियों को भी जब बिठाया जाता है तो अब ये क्या गारंटी है कि नजूमी जो है वो किसी लीडर को या किसी पार्टी को अंदर से सपोर्ट नहीं कर रहा और वो सही राय का ही इजहार कर रहा है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा सर, ये हुमायूं अख्तर खान साहब ने एक बयान दिया है कि जी हमारी जो शराफत है उसे कमज़ोरी ना समझा जाए और वरना आप पछताएंगे। क्या कह रहे हैं हुमायूं अख्तर साहब, किससे कह रहे हैं? मुझे तो नहीं मालूम हुमायूं खान का क्या बयान निकला है। तो मैं तो गांव में था अपने कागजात से जमा करने, मैं लाहौर आया हूँ कल, तो मैं हुमायूं खान से मिला हूँ ना, मुझे हुमायूं खान ने कि ये बयान हुआ है। आप बेस्ट है कोई जो बंदा बयान देता है ना उससे पूछ लें वो क्या कमजोरी, क्या वजह, उनको क्या ऐसी मुश्किलात पेश आई हैं। अरे सर, एक और चीज, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जो बयान दे रहा है उससे पूछ लिया जाए। कई बार वो बंदा अवेलेबल नहीं होता उस दिन जिसे उसने बयान दिया होता है, अगले दिन शायद बयान की वो अहमियत भी नहीं रहती। लेकिन एक चीज सर, आपकी इजाजत से साख साहब, जब भी किसी पार्टी की जानिब से कोई भी बड़ी शख्सियत बयान देती तो वो पार्टी का बयानिया समझा जा रहा होता है अक्सर औकात। नहीं, वो अभी तो 1 हफ्ता हुआ है उन्हें पार्टी ज्वाइन की है, अभी हमारी कोई फॉर्मल मीटिंग भी नहीं हुई बाद में। तो इस किस्म के बयानात उनको अपने जाती कोई वहाँ पर मौके पे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई चीज़ ऐसी आई होगी तो उन्होंने कहा है। मेरे मुशाहिदे में हो सकता है उन्होंने देखा हो, मुझे नहीं मालूम हो, ये तो हो सकता है, बट मैं नहीं समझता कि ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, पार्टी का बयान आप कह रहे हैं, नहीं उनकी जाती राय है। ठीक है, हसन साहब आपकी तरफ आने से पहले जरा मैं हुमायूं साहब इनके तरफ आना चाहती हूँ। सर, ये एक जाती राय का बड़ा एक सिलसिला चल पड़ा है हर पार्टी में कि ये जाती राय होगी, तो आप कैसे देखते हैं मोहम्मद साहब कि वो पार्टी का बयान फिर नहीं होता, कोई भी अपनी जाती हैसियत में कोई ना कोई बयान दे देता है, लेकिन एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो जाती है कि पता नहीं पार्टी की सोच है या ये इस बंदे की जाती राय है। देखिए, इस तरह है, मैं आपको सिंपल इसका बता देता हूँ। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ज़रूरी नहीं है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करे। ठीक है, मैं हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैं पार्टी के अंदर में इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन जब पार्टी का डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ मेजॉरिटी होता है या जो लीडरशिप लेती है, मैं उसको फॉलो करने का पाबंद हूँ, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। तो दैट इज व्हाट इट इज। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो खाकवानी साहब ने उसकी थोड़ी सी निशानदेही की है, जो उन्होंने फैफन का बताया था कि उन्होंने कहा है कि जो इस दफ़ा के इलेक्शन है उसमें 12.4% जो रिजेक्शन पेपर थे एज़ कम्पेयर टू 10 अराउंड जो 2018 में थे, और 2013 में जो थे वो 14 समथिंग % थे, तो उससे कम थे और इससे ज़्यादा थे। लेकिन देखिए ये नामुकम्मल सर्वे है। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे कि उसकी परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन पर पार्टी कितनी है। इस वक्त जो पीटीआई का है, जो ज़्यादातर जो इस वक्त है, लेट्स से आउट ऑफ 12%, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई के लोगों की है, और उनके भी बहुत सीनियर लोग हैं। आप समझ लें जैसे उनके ये अपने शाह महमूद कुरैशी के हो गए हैं, बाकी सारे सीनियर लोगों के हो गए। तो इस किस्म की चीज़ें सवाल उठा रही हैं, इस किस्म की चीज़ें इलेक्शन प्रोसेस की जो क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रही है, और वो क्रेडिबिलिटी डायरेक्टली पाकिस्तान के जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ रही है। रही बात यह कि क्या टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर अपना सर्वे करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ 2 किस्म के। एक, मैं सर्वे कराता हूँ और उसको मैं दरमियान में, और ये पाकिस्तान में शायद ज़्यादा हो, उसमें यह है कि मैं उसका जो रिज़ल्ट है, मैं उसका रिजल्ट आपस में चेंज करता हूँ बिकॉज ऑफ माई बायसिज्म, दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन अगर मैं जाके लोगों से पूछता हूँ और जर्नली एक ओपन करता हूँ और उसके अंदर मैं अपनी पर्सनल बायसिज्म नहीं लाता हूँ, ये याद रखना, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हर एक शख्स पाकिस्तान में जो है, चाहे जो भी है, कोई भी है, वो एक अपनी ज़ाती हैसियत में किसी न किसी को पसंद और किसी न किसी को नापसंद करता है। वो अपनी जगह पर जायज़ है। अगर हम एज एन इंडिविजुअल इतने ऑनेस्ट हैं कि हम अपनी पर्सनल बायसिज्म को दरमियान में से हटा दें, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, जो किसी भी, लेट्स से एज अ डॉक्टर हूँ, मैं जब किसी जगह पर लेक्चर देने जाता हूँ, मेरा पहला स्लाइड होता है कि मेरा इस लेक्चर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मुझे उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो अगर मैं उस चीज़ को डिक्लेयर करता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई जिक्र नहीं करता, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
इंटरेस्ट इस तरीके से कि मैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी मैं किसी और मुल्क के किसी भी छोटी बड़ी कंपनी का मैं मुलाजिम हो सकता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा क्लॉज है और इसमें तो लोगों को अलाउ ही नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। लेकिन एनीवे ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है हसन रज़ा पाशा साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। पाशा साहब, ये देखने में आ रहा है कि ट्रायल के दौरान ही जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो पहले शोर मचा देते हैं, उस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। बल्कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए थे इस हवाले से कि ट्रायल में अगर कोई गलती रह जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, तो उस मामले को उठाने की बजाय आप फैसले का इंतज़ार करते हैं। फिर फैसला आने के बाद आपके पास एक गुंजाइश होती है कि आप फिर जा सकते हैं कोर्ट में और ये बेसिकली रिलीफ के लिए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से कि आपके हक में ही जाती है बात, अगर आप फैसले तक इंतज़ार कर लें। तो आप इसको ज़रा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाइएगा कि ये PTI के जो वकला हैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये गलती कर देते हैं जो पहले से शोर मच जाता है, और अगर ये थोड़ा इंतजार करें तो वो चीज़ इनके लिए बेहतर हो सकती है। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक वननेस में की कमी है और हुमायूं साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ये वाकई एक कोताही कमी रह गई है, जिसको ये हलचल का नाम दे रहे थे। अगर मैं इनकी इजाजत से ही उसको बगदड़ का नाम दे दूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ वाकईमाइजेशन जो मेरा सवाल था कि अगर थोड़ा वेट करें इसको रूल मैं उसी तरफ मतलब फैसले का इंतजार किया जाए कि जब ट्रायल शुरू होता है तो उसमें मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और तमाम हर मरहले पे इनका एहतजाज होता है। बाज़ औक़ात जेन्युइन एहतजाज इनका होता है और बाज़ औक़ात ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स अप हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके इस क्योंकि मुझे मौका मिला तो ये करता चलूँगा कि कुछ गैर ज़रूरी तौर पर वकला को भी हरासां किया जा रहा है। ठीक है सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, सॉरी मुझे ब्रेक पे जाना था, प्लीज वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वकला को गैर जरूरी तौर पर हरासां किया जा रहा है। मसलन गुजरात में हमारे हाई कोर्ट बार के साबिक सदर वो परवेज इलाही साहब के कागजात के उन पे बहस करने के लिए गए तो 6 वकला को अगवा कर लिया गया और पुलिस ने अगवा किया। 6 से 7 घंटे उनको हफ्से बेजाम में रखा। तो ये इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। और मार्शल लॉ दौर में भी हमने देखा कि वकला को इस तरह उनके प्रोफेशनल ड्यूटी अदा करते वक्त नहीं रोका गया। तो ये चीज़ें उल्टा नुकसानदेह हैं। पुलिस वालों को और कानून नाफज करने वाले इदारों को ये ज़रूर सोचना चाहिए और आइंदा इज्तनाब करना चाहिए ऐसे। और महाज मत खोलें आप, वकला को आप परेशान करते हैं, हरास करते हैं, उनको उठा लेते हैं, तो ये एक नया महाज आपके लिए खुल जाएगा। और हम नहीं चाहते कि इस मरहले पे जबकि इलेक्शन फुल स्विंग पे है तो वहाँ पे एक नया जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए। दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन था मैं उसको लेता हूँ, वो ये है कि नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनको अपील का राइट है। सारे ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और वक्त से पहले कोई भी डिटरमिन ना किया जाए कि जी कि ये बड़ी ज्यादती हो गया, ये हो गया। आए अपील में हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं ट्रिब्यूनल्स में, और वो आप यकीन रखें कि वो इंशाल्लाह ताला आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। अगर आपने कोई कंसीलमेंट की हुई है या आप मफरूर हैं और इस बुनियाद पे अगर आपके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं तो ये एक जेन्युइन मैटर है। लेकिन अगर किसी और छोटी सी बात पे रिजेक्ट हुए हैं तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ट्रिब्यूनल की शक्ल में बैठे हैं वो यकीनन आपको सुनेंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। वक्त से पहले ऐसी बातें कर देना कि ये ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए भारत। ठीक है, इसाक खाकवानी साहब, ये जो कागजात जिनके रिजेक्ट हुए हैं
इस मामले को आप कैसे देखते हैं? आप तो 2018 के मामला से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं इसाक साहब। तब मुझे याद है तब तहरीक इंसाफ पर इस तरह तनकीद होती थी, इल्ज़ामात लगते थे मुखालिफिन की जानिब से और मुखालिफिन बड़े फिर एतराज़ात करते थे। और ये कोई नई बात नहीं लगती है क्योंकि हम यही सुनते आते हैं कि जो एक आधी पार्टी ऐसी बातें कर रही होती है, कोई मुखालिफ होता है, वो कहता है जी ये 2018 में सीधी सी बात है कि 2018 में तहरीक इंसाफ से सबको गिले शिकवे थे बाकी पार्टियों को, अब तहरीक इंसाफ बाकी पार्टियों से गिले शिकवे कर रही है। आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, मुझे तो जो जिसमें मैंने काम किया था 2013 में जो रिजल्ट्स आए थे उनकी हमने जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उसका हमने काम किया था और 70-75 केसेस हमने वो पॉइंट आउट किए थे। वो एक अलग चीज़ है। और मैंने अपना किसी की कंप्लेंट मैंने ये भी सुनी थी 2013 में भी 18 में भी कि किसी को कागजात जमा कराने में कोई तकालीफ आई हो या कोई ज्यादती हुई हो। मुझे मेरे मुशाहिदे में या मुझे याद में नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ याद है तो किसी के साथ ज्यादती हुई है तो आप फरमा दें। मैं नहीं समझता कि 2013-18 हाँ जो एक तो बड़े केसेस थे उसमें ये था कि जिन लोगों के आउटस्टैंडिंग पैसे अगर किसी महकमे के या बैंकों के कर्ज उन्होंने वापस नहीं किए थे उनका तो अभी भी कई इस वक्त है। इवन नून लीग के भी लोग हैं, अपना दूसरी जमातों के भी लोग हैं। सर आप सीधा से मुझे बताइएगा जरा खाकवानी साहब, मुझे आसान अल्फाज में जरा ये समझाइएगा कि ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद, रिजेक्शन के बाद एक सिलसिला चला हुआ है ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी कि शायद ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, शायद ये कुछ गलत हो रहा है, ये सोची समझी कुछ साजिश है, इसमें भी कोई गैर जानिबदारी नहीं है, जानिबदारी नजर आ रही है। ये आपको लगता है कि ऐसा ही हो रहा है या ये मेरिट पर मुस्तरद हो रहे हैं? ये तो देखें ना, केस टू केस की बात है। अगर किसी से कागज जमा कराने से पहले किसी को जोत को उकार के उसके कागज ले लिए गए तो वो तो ज्यादती है। अगर अदालत में वो अगर चला गया रिटर्निंग अफसर के पास, अगर रिटर्निंग अफसर ने उसके कागज रिजेक्ट किए तो भाई साहब बीबी वो उसकी अपील है। और हाई कोर्ट के जजेस जैसे मैंने पहले भी कहा है, अपने हमारे साथी भी कह रहे हैं, तो वो कर देंगे उनका केस। सिर्फ एक थोड़ा सा उनको एक तकलीफ तो है ना, एक दफ़ा किसी फोरम पे जाने के लिए, वकील पे करने के लिए, और थोड़ा सा टाइम और ज़हनी कोफ तो है ना उनको, अगर उनका वाकई है। मगर कई लोगों के कागज़, हर जमात के कागज़ लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, किसी के शायद ज़्यादा हों तो मुझे नहीं मालूम। मगर मुझे जो मेरे ज़ाती इल्म में है उसमें तमाम जमातों के कागज़ के अंदर रिजेक्शन कुछ ना कुछ परसेंटेज है। और लोगों ने कई जगह डिफ़ॉल्ट्स हैं, फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट्स हैं कईयों के। एक केस में तो मुझे ये भी पता है उन्होंने बैंक अकाउंट जायदादें छुपाई हुई, वो जो था ना अपना वो प्रपोजर सेकेंडर, वो उन्होंने अपने उस हल्के का नहीं रखा, वो किसी और हल्के का रखा हुआ था, तो उसके भी रिजेक्ट हो गए। तो ये चीजें तो होती रहती हैं। मगर इसको हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर जब पैनल में जाएंगे तो इनको जरूर जो इनका जेन्युइन रिलीफ है तो उनको जरूर मिलेगा। ठीक है जी, मोहम्मद साहब इस पे कमेंट करना चाहिए। देखिए, इससे दो बातें हैं। एक तो इन्होंने जैसे बात की थी कि सेकेंडर प्रपोजर के वो उस हल्के से नहीं है, समझ में आती है। लेकिन अगर आप सेकेंडर प्रपोजर को जानी ना दें, उनको गायब कर दें, ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। अच्छा, नंबर 2, अब जैसे हसन साहब ने किया था कि उनके किसी वकला को तकलीफ़ नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी लोग क्या वो सिर्फ वकला को तकलीफ नहीं, बाकी लोगों को बेशक तकलीफ दे, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं एक केस बताता हूँ। एक वकील है, वो जाता है पहले एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे को उसके फॉर्म्स जमा कराता है, आरओ के पास जाता है, उसी आरओ के पास जाता है। वो आरओ उसको पूछता है, चाय शाय पूछता है, बिस्किट विस्किट खिलाता है और करके भेज देता है। वही वकील आधे पौने घंटे बाद एक पीटीआई के बंदे के वो चीज़ें लेकर जाता है सबमिट कराने के लिए, वकील को अंदर कर देते हैं। मतलब इसमें अब मुझे समझ नहीं आती कि वाई दिस। अब ये सारी चीज़ें हैं और खाकवानी साहब जैसे कह रहे हैं कि उनको पता नहीं चल रहा। मैं ये समझता हूँ अगर आप थोड़ा सा भी मीडिया को
सोशल मीडिया को छोड़ दें, अगर आप थोड़े से भी जाके जेन्युइनली देख लें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सिंगल आउट कर रहे हैं। सबसे पहले उस कैंडिडेट को पकड़ रहे हैं, अगर उसको 3 MPO या जेल के अंदर डाल रहे हैं, अगर वो नहीं कर सकते उसे सेकेंडर उसके पहले फॉर्म्स उठा लिए जाते, वो नहीं होता सेकेंडर या प्रपोजल उसको वो कर लेते हैं, अगर वो नहीं होता तो उसके लॉयर को पकड़ के अंदर कर रहे हैं। ये 4 है। दिस इज सर मेरा एक सवाल है, आप लोग टोटल प्री पोल रिगिंग के बराबर है, टोटल प्री पोल रिगिंग। 100%। देखें, आप लोग इदारों की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन से आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ब्यूरोक्रेसी पर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है, अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है बाकायदा सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के यंगस्टर्स की जानिब से। चले मैं आपको नहीं कहती ना, वो अकाउंट्स नून लीग के होते हैं सर। 9 मई के हवाले से भी आप लोगों ने कहा कि ये तो हमारे फेसेस ही नहीं, हमारे लोग ही नहीं है, तो बाद में जो फिर पकड़े गए सबकी आइडेंटिटी सामने, क्या वो आपके लोग नहीं थे? मेरी बात सुने, नहीं मोहम्मद साहब, आप लोग 9 मई के हवाले से भी कहते थे हमारे लोग ही नहीं है, फिर आप लोग के लोग निकले ना। वो 9 मई के लिहाज से सिंपल सी बात है, जिसने किया है, गलत किया है, उसके ऊपर प्रूफ करे और उसको सजा दे। वो तो होना चाहिए। हम कह रहे हैं उनको, मैं कह रही हूँ आप लोगों ने तब भी यही मौकिफ दिया था कि वो हमारे लोग ही नहीं थे। जो अब आप कह रहे हैं ना कि वो तो पीटीआई वाले हैं ही नहीं, नून लीग वाले सोशल मीडिया पर। माय राइट कि मैं एक जो अगर कोई जज या कोई मेरे खिलाफ फैसला देता है मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी जज को ये नहीं कहा जैसे एमल वली ने कहा हुआ है कि तुम्हारा यहाँ पे तो रहना मुश्किल हो जाए रिटायरमेंट के बाद। इस किस्म की बातें हमने कभी नहीं की। इस किस्म की बातें सिर्फ मियाँ ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है और या एमल वली ने अभी किया। देखिए मेरी बात, मैं किसी पार्टी को यहाँ पे डिफेंड नहीं करूंगी। इस तरह की बातें तमाम पार्टियां कुछ ज्यादा कर जाती हैं, कुछ थोड़ा कम कर जाती हैं, लेकिन जजेस का एहतराम जरूरी है। कोई भी करता है गलत करता है, कोई भी सियासी जमात करती गलत करती है। मर्जी का फैसला आया तो बेस्ट है, अगर नहीं आया तो भाई देखिए अब तो किरदार खुशी शुरू हो जाती है। आप मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। हमारा जो मौकफ था कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने ये बायस है वो उसके फैसलों से हमें पता चल रहा है। अगर आप एक पार्टी आउट ऑफ 170 ऑड पार्टीज, अगर आप सिर्फ एक पार्टी को सिंगल आउट करते हैं और उनको कहते हैं कि तुम ये हिस्सा करके दो, बाकी किसी पार्टी को कुछ नहीं करते, तो वो सिंगल आउट हो रहा है। नंबर 2, उनके बाकी डिसीजन। फिर हमारा हम जो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ये जो आरओज जो हैं ये ब्यूरोक्रेसी से लिए जा रहे हैं, ये बायस्ड होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी तो ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया, बल्कि 2 महीने से भी कम का ये टाइम रह गया है, और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपना मंशूर दिया। बाकायदा जो मुहिम का आगाज़ है पीपल्स पार्टी इसमें बाकायदा बाजी ले गई, बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। क्या जो इंतखाबात के नताइज होंगे उनमें भी आप सबको इसी तरह पीछे छोड़ जाएंगे? होपफुली इंशाल्लाह हम कोशिश में हैं। तो तैयारियां कैसे? अवाम ने पाकिस्तान के अवाम ने तमाम जमातों को आजमा लिया। अब वो हकायक जान गए कि इस मुल्क के अंदर मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ करे तो पीपल्स पार्टी, किसानों को खुशहाल करे तो पीपल्स पार्टी, नौजवानों को रोजगार दे तो पीपल्स पार्टी, कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे तो पीपल्स पार्टी, माइनॉरिटीज का दिफा करे तो पीपल्स पार्टी, इस मुल्क की औरतों को, कमजोर तबके को, बेवा औरतों को गुर्बत की सतह से निकालने की कोशिश करे तो पीपल्स पार्टी, इस मुल्क का दुनिया में वकार बुलंद करे एक्चुअली तो पीपल्स पार्टी। इसलिए अब लोगों को समझ आ गई है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह इस दफा पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ दें। अच्छा कायरा साहब, जैसे कि आपने बताया कि ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, रोज़गार के हवाले से बात की, मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से बात की। ख़वातीन के लिए हमेशा, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी और आगे भी पीपल्स पार्टी की तरजीहात में होता है कि उनके लिए कुछ किया जाए। अब ये रोज़गार के मौके के हवाले से भी मैं ये उस दिन सोच रही थी कि बिलावल आएगा रोज़गार लाएगा, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहता कि उसके पास रोज़गार के मौके हों। लेकिन कायरा साहब, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता? क्योंकि आपको याद होगा 2018 में जब पीछे की हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी
करोड़ों में नौकरियां और घर बनाने का दावा किया था। मैं सिर्फ नौकरियों वाली बात पर आना चाहती हूँ, रोजगार के मौकों की बात पर आना चाहती हूँ, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकली जब ग्राउंड रियलिटी देखी तो वो नहीं परफॉर्म कर पाए। और बाकी जो मुखालिफिन, जिसमें आप लोग तमाम पार्टियां शामिल थी, आप लोगों ने खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। तो यकीनी तौर पर आप लोगों ने होमवर्क किया होगा, बाद में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये दावा या ये जो नारा है ये आप इस पे पूरे ना उतर सकें? देखिए जी, हम तो ये कह रहे हैं कि नारा माजी में हमने लगाया, ये नारा आज अगर है कि बिलावल आएगा रोजगार लाएगा, बीबी शहीद ने अपने दौर में रोजगार दिया कि नहीं? भुट्टो शहीद ने अपने दौर में रोजगार दिया कि नहीं? हमारी हुकूमत जरदारी साहब की क़यादत में आई तो हमने रोजगार दिया कि नहीं? हम पे तो केस ही ये बनते रहे कि हमने रोजगार दिए हैं। हाँ, और प्राइवेट सेक्टर आप जरा गौर कीजिए, अगर आपकी एक्सपोर्ट 18 बिलियन डॉलर से 25 बिलियन डॉलर पे चली जाए तो इसका मतलब है कि आपकी सनत और ज़राअत ने बेहतर परफॉर्म किया। जब आपकी मशीन चलेगी रोजगार मिलेगा, जब आपका खेत मजदूर खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, उसको फसलों की कीमतें मिलेंगी, तो आपके खेत मजदूर या देहाती मजदूर जो है या जो रूरल यूथ है उसको रोजगार मिलेगा। तो पीपल्स पार्टी, और हम अगर कह रहे हैं कि हम घर देंगे तो घर हमने सिंध में दिए हैं। हमने जहां हमारी गवर्नमेंट थी हमने भरपूर इस बात का इरादा किया है। हम कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के नौजवान को मजदूर कार्ड के जरिए सपोर्ट फराहम करेंगे। तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम दिया है। तो हम वो बातें कह रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसी के पैटर्न पे हम मजीद इस चीजों को आगे बढ़ाएंगे ताकि इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार के वसाइल भी पैदा हो, इस मुल्क की मजमूई आमदन भी बढ़े और हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकें। ये हमारे ऑलरेडी हमारे क्रेडिट का ये हिस्सा है जो बातें हम कर रहे हैं। अच्छा कायरा साहब, मैं लियारी के हवाले से बात कर रही थी कि लियारी पीपल्स पार्टी का बाकायदा गढ़ समझा जाता है, किला समझा जाता है, और लियारी से जुल्फिकार भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहिबा, जरदारी साहब भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। बिलावल साहब ने अपने करियर का जो आगाज़ था वो भी लियारी से किया था। तो इस बार बिलावल साहब के वहाँ से इलेक्शन ना लड़ने की कोई ख़ास वजह है? मुझे कोई ख़ास वजह तो नहीं पता, नहीं मेरे इस मौजू पे उनसे कोई गुफ्तगू हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने इस बार बड़ी एक्सटेंसिव कैंपेन करनी है पूरे मुल्क के अंदर और उनको अपने हलके के लिए कम वक्त होगा, और इस दफा उन्होंने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। लिहाजा शायद इस वजह से कि बहुत कैंपेन स्ट्रेच ना हो जाए उन्होंने ये फैसला किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लाहौर का जो उनका फैसला है उस पर भी आपके जो मुखालिफ पार्टी हैं जो माजी में आपके साथ एक पेज पे भी रहीं, मुल्क के वसीतर मुफाद में कायरा साहब, लेकिन अब चूंकि आमने सामने दोनों बड़ी पार्टियां, तो तनकीद भी की जा रही है। तारिर साहब भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मैं इनको कोट इसलिए नहीं करूँगी कि आप अक्सर फिर कहते हैं कि कोई जो बात कर रहे हैं उसमें आप कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपसे जानना ही चाहूँगी कि बिलावल साहब जो लाहौर का रुख कर रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे और उनका ये मानना था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन वीक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोजीशन को बाकायदा वीक किया गया, कमज़ोर किया गया। तो अब आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अगर बिलावल लाहौर से अपनी किस्मत आजमाएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना खोया हुआ जो एक वहाँ पे मुकाम है, पोजीशन है, उसको हासिल कर पाएगी? देखिए ना, एक बड़ा सिंपल लॉजिक है। हमारे मुखालफिन को तो ये बात उलझेगी ना कि पीपल्स पार्टी क़यादत दोबारा लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है, पंजाब में रीगेन कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो अब लाडलों की गेम खेल रहे हैं और हम उनके खिलाफ अपनी जो एक हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन है हम उसी पे खड़े हैं। रही बात ये कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर, हाँ यस ऐसा ही है, लाहौर में कमजोर है, ऐसा ही है। तो जहां आप कमजोर हो वहां आपको छोड़ देना चाहिए या क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए कि हम खुद चलेंगे, खुद लोगों से राब्ते करेंगे और मैदान में जाके इलेक्शन लड़के अपनी पार्टी को रिवाइव कराएंगे। सारे मुल्क की कौमी जमात दूसरे वाली बात जाहिर बात ज्यादा बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब कराची गए, हमने तो वेलकम किया जी। अच्छा कायरा साहब, यही सवाल, ये बड़ी आपने अहम बात की कि अब ये बड़ा एक तासुर जो बना हुआ था कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई थी, नून लीग का गढ़ हमेशा पंजाब को समझा जाता रहा, वहाँ पे उनका वोट बैंक बहुत मजबूत है। तो इस पर हमने देखा कि नून लीग ने जो सिंध का रुख किया और बिलावल साहब जो लाहौर की तरफ आ रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, जमातें जो कौमी जमातें होती है ना जी, ये वफाक को मजबूत करने का बायस होती है। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सिर्फ हमारी अफवाज या बाकी इदारे नहीं,
एक बैलेंस निज़ाम और वफाकी जमातें जो आवाम को परोती हैं, आवाम को एक धागे में परोती हैं, एक खूबसूरत हार में परोती हैं, वही मजबूती का बायस होती हैं। तो बिल्कुल वफाकी जमातों को मुल्क भर से हिस्सा लेना चाहिए, सब सारे मुल्क के अंदर उनके फुटप्रिंट्स होने चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए या किसी भी रियासत के लिए उसके इस्तेहकाम के लिए बड़ा आला काम। अच्छा कायरा साहब, ये जो एमकेएम की जाने से पहले कहा जा रहा था कि जो कराची में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी तो इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि जी हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें को फ़ायदे नहीं चाहिए, उनसे हमें गर्ज नहीं है, बल्कि हम कराची की बेहतरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब कोई ये बात सामने आई है कि वजारतों से भी उन्हें गर्ज है, बल्कि शराइत काफ़ी ज़्यादा हैं और मामला तय करने के लिए जो बात सामने आई है कि आप अगर नून लीग आती है तो वो कौमी असम्बली की नशिस्तें और सिंध में एमकेएम की नशिस्तें होंगी, और ये जो 8 के करीब तकरीबन नशिस्तें इस पर सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए हैं। और एमकेएम मुसलसल पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। एमकेएम का हमेशा यही कहना है कि जी कराची जो है उसके हालात पीपल्स पार्टी की वजह से ख़राब हैं, हमारा मेयर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि पीपल्स पार्टी हमें करने नहीं देती थी, हमेशा इल्ज़ाम की बौछार की जाती है। बल्कि अरशद वोरा साहब कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में कहकर गए कि हम सिंध को छुटकारा दिलवाएंगे पीपल्स पार्टी से। क्या देखते हैं कि नून लीग और एमकेएम मिलकर ये जो एक इत्तेहाद कह लें, सीट एडजस्टमेंट कह लें, ये आपको टफ टाइम दे पाएगा? ये एक बड़ा ना सिंपल टेस्ट होता है सियासी जमातों का, और वो वोट होता है। अभी हाल ही में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो कराची में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, बाकी जमातों की परफॉर्मेंस सामने है। पीपल्स पार्टी ने अपने पहली पोजीशन से बहुत इम्प्रूव किया है, वाज़े तौर पे इम्प्रूव किया है, और न सिर्फ वहाँ हैदराबाद में किया है, इंटीरियर सिंध में किया है, और हम उसी बुनियाद पे इस तवक्को में है कि हम इंशाल्लाह कराची से भी बेहतर सीटें लेंगे। एमकेएम जो कह रही थी कि जी हम वजारतें नहीं चाहते, तो आप इनकी माजी को देख लीजिए। माजी में इसी तरह के नारे दावे किए गए, और जब वक्त आया तो फिर एक एक सीट, एक एक वजारत, एक एक इशू पे बाकायदा लड़ाइयाँ हुई, धमकियाँ हुई, काम। ये बातें कहने को और होती हैं, पावर शेयरिंग सिर्फ उस तरह नहीं होती। माजी में भी उन्होंने ये किया, आइंदा भी वैसे ही करेंगे, लेकिन वो नारेबाजी जरा और तरह करेंगे, कहने में जरा और बातें चलेंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो कायरा साहब, ये गिलानी साहब का ये फरमान है, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फरमाते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के बगैर कोई जमात हुकूमत बना नहीं सकती है। तो वाकई अगर ऐसा है, और वो सीनियर सियासतदान है, वो अगर ऐसा कह रहे हैं, तो कायरा साहब क्या पीपल्स पार्टी इस कदर जो इख्तलाफात अभी हम देख रहे हैं नून लीग के और आपके, क्या दोबारा आप लोग नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, या फिर यही होगा कि अब इनमें से एक बड़ी पार्टी हुकूमत में होगी और दूसरी तगड़ी ऑपोजिशन होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त वो कोई अपोजिशन का मुतहम्मल नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर किसी जमात की अक्सरियत आने वाली नहीं है। तो एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और कोalition गवर्नमेंट जो है वो जिस जमात की अक्सरियत होगी वो लीड पार्टी के तौर पे बनाएगी, नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है। कल भी हम एक दूसरे के मुखालिफ थे, इकट्ठे हुए, वो एक खास हालात होते हैं। ये जो कोalition की हुकूमतें बनती है ना, ये मजबूरी होती है, ये चॉइस नहीं होती। आज अगर एमकेएम और मुस्लिम लीग और बाकी जमातें कराची में इकट्ठी हो रही हैं, तो ये उनकी चॉइस नहीं है। एमकेएम को अगर चॉइस हो तो वो 100% अपना अगर सीटें जीत सकते हो तो उनकी कोशिश होगी सारी सीटें वो खुद जीतें। मुस्लिम लीग के पास अगर ये स्ट्रेंथ हो तो उनकी ख्वाहिश होगी वो सारी सीटें जीतें। ये तो एक हालात की कंपल्शन होती है। इसी तरह कोalition गवर्नमेंट की कंपल्शन होती है, चॉइस नहीं होती। तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो मैं बिल्कुल बैद अज़ क़यास नहीं है कि ऐसा ना हो, बिल्कुल इत्तेहादी हुकूमत बन सकती है। कायरा साहब, एक चीज़ ज़रा क्लियर कीजिएगा, आप हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़े एक इंटेलेक्चुअल हमारे सियासतदान हमेशा पढ़ी लिखी बात करते हैं, आप सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। तो कायरा साहब, ये अभी आपने फरमाया कि इस वक्त जो मुल्क है मुतहम्मिल नहीं हो सकता, या इस वक्त अपोजिशन तगड़ी वाली ना ही हो तो बेहतर है, हमें आगे के लिए सोचना है, इकोनॉमी के लिए सोचना है, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना है, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या ये जो हमारे हालात हैं उसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं
कि ऑपोजिशन तगड़ी ना हो और इकट्ठे एक पेज पर हो तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर वोट बैंक भी पार्टियों का इतना मुतासिर हुआ है कि इकट्ठे ही लड़ा जाए तो हुकूमत बनेगी, और या फिर आगे जाके मखलूत हुकूमत ही बनेगी, सादा अक्सर किसी के पास नहीं आएगी? असल में मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, बज़ाहिर किसी भी जमात की कुल्लों में अक्सरियत आते हुए नजर नहीं आ रही। पता नहीं अब हालात क्या नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त की असेसमेंट हमारी ये है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो कोalition गवर्नमेंट बनेगी। जहाँ तक कंसेंसस डिसीजन मेकिंग है, इस वक्त पाकिस्तान जिस पोलराइजेशन, यानी वोट बैंक भी आपके मुताबिक किसी हद तक, किसी परसेंटेज तक मुतासिर हुआ है कायरा साहब, कि कोई भी सादा अक्सर लेने में नाकाम नजर आएगा? ये आप लोगों को अभी से नजर आ रहा है? ये ऐसा है, हमारे ख्याल में ऐसा है। हो सकता है हमारा ख्याल दुरुस्त हो सकता है ये दुरुस्त साबित ना हो। और इसकी वजह क्या है? इस ख्याल की वजह क्या आपको नजर आती है? क्या मतलब किसी वजह से डिलीवर नहीं कर पाए? हालात की जो असेसमेंट हम कर रहे हैं, हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये है। और दूसरी बात यह है कि हम जो इज्तिमाई फैसला साजी का जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो फैसले कानून साजी इत्तेफाक राय से की हुई है, सब जमातों ने मिलकर की हुई है, वो आईनी तरामीम हो या दीगर चीजें, उनके ऊपर कोई भी उसको डिस्टोन नहीं कर सकता। इस वक्त जरूरत यह है कि आइंदा आने वाली हुकूमत इत्मीनान के साथ बेहतर फैसले करे, वाइडर कंसल्टेशन करे। अगर सारी जमातें मिलकर चले बहुत अच्छा, नहीं अपोजिशन के साथ भी मशावरत करे और कानून साजी और फैसला साजी में अपोजिशन की राय को भी समोए। ये काम हमने 2008 से 13 किया है और उसके बहुत अच्छे समरात आए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को कसरत के साथ फैसलों से नहीं, अक्सरियत के साथ फैसलों से नहीं, बल्कि इत्तेफाक राय से फैसलों से करने के लिए। ठीक है जी कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।